नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। देश इन दिनों आम सभा चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। 4 चरणों का और चुनाव शेष है। अभी तक 543 में से 282 सीटों पर मतदान पिछले 3 चरणों में हो चुका है। दोस्तों, बार बार इस बात को लेकर चर्चा करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व के मौके पर सजे सियासी मंच पर हर एक चरण में मुद्दे बदलते जा रहे हैं। पहला चरण का मतदान बेशक सारे सियासी दलों के घोषणा पत्र को लेकर रहा, लेकिन दूसरे चरण के आते आते विरासत तय आरक्षण जैसे मुद्दे हावी रहे। तीसरे चरण में राम से लेकर पाकिस्तान तक की गूंज नजर आई और अब चौथे चरण की रणभेरी भी बच चुकी है। मुद्दा फिर मंच पर बदलता नजर आ रहा है। अब दोस्तों देखिए ना, कांग्रेस के लिए सैम पैत्रोदा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बयान क्या होता है, मुद्दा क्या बनाया जा रहा है। एक इंटरव्यू में कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पैत्रोदा ने देश की विविधता की बात की, भारतीयों के शक्ल सूरत पर टिप्पणी की। कहा तो ये भी कि अलग अलग रंग के होने के बावजूद भारत पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सियासतदान इसे रंग भेद से जोड़कर देशवासियों का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के मंच पर अब हर कोई इस बयान को लेकर कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर हमलावर है। दोस्तों, भारतीय राजनीति के मंच का एक अहम हिस्सा उद्योगपति अडानी अंबानी भी हैं। पहले राहुल गांधी के हर मंच से अडानी अंबानी पर हमला बोला जाता रहा, जो आज भी जारी है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी अंबानी के साथ कांग्रेस के अंडर डील का एक नया सियासी मुद्दा छेड़ दिया है। दोस्तों, बेशक जनता बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त हो गई है। आम सभा चुनाव के सियासी मुद्दे ऐसे निकल रहे हैं जिससे जनता खुद को ठगी महसूस कर रही है। मतदान प्रतिशत में गिरावट कहीं इन्हीं मुद्दों के भटकाव के इर्द गिर्द तो नहीं घूम रहा है। ये तो सियासत है, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या फिर विरोधी दल। कम मतदान के बावजूद ये समझने को तैयार नहीं है कि जन सरोकार की बातों को चुनावी मंच पर जगह दिया जाए तो बेहतर होगा। चलिए, मुद्दे के इसी भटकाव को लेकर आज हम एक बार फिर बेहतरीन पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ सियासी बयान। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे? आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी,
और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस। सैम पिट्रोडा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। तो सुना आपने सियासतदानों ने किस तरह से सियासी मंच से सैम पित्रोदा को एक बड़ा मुद्दा बनाया। चौथे चरण का रण शुरू हो चुका है। हमारे साथ विशेष मेहमान हमारे इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद तकी साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी राघवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, बहुत दिनों बाद आपसे आज मुखातिब हो रहा हूं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राम प्रताप सिंह ये भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे संदीप जी से। संदीप जी, क्योंकि मैं डिबेट में सबसे पहले पत्रकारों से ही विश्लेषण लेता हूँ, फिर सियासतदानों के पास जाता हूँ। ये जो मुद्दे हैं चौथे चरण में आते आते अचानक जो यू टर्न हुआ है अडानी अंबानी को लेकर के, और जो सैम पित्रोदा का मामला आया है हालिया, जयराम रमेश जी को भी आप सुन रहे थे, प्रधानमंत्री को भी आपने सुना। जयराम नरेश जी खंडन कर रहे हैं कि भाई ये उनका व्यक्तिगत संभवतः बयान हो सकता है, निजी राय हो सकती है। पीएम मोदी से मंच सर मुद्दा बना रहे हैं। सब चौथे चरण के आते आते एक नया मुद्दा सबके सामने आ गया है। देखिए, नैरेटिव गढ़ने की और नैरेटिव को बदलने की जो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस देश में कभी अभी हम लोग अपने आसपास के जीवन में ही देखते हैं कि अगर हमको किसी बच्चे की शादी करनी होती है तो हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो क्या कहते हैं कि हमको गोरी बहू चाहिए, गोरा दामाद चाहिए। तो ये प्रेफरेंसेस जो हैं वो आखिर जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज चूँकि विविधताओं का एक तरीके से सामंजस्य माना जाता है, तो उस सामंजस्य को कांग्रेस के पित्रोदा साहब ने कैसे डिफाइन किया है, ऐसा बयान उनका बयान एक्चुअली क्या था और किस तरीके से उसको नैरेटिव को बदला गया है, या क्या उसमें दरअसल क्या वो कहना चाहते थे और कैसे उसको एक्सप्लेन किया गया है, मुझे लगता है कि इस पे हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत के बराबर करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चौथे चरण की जो आप बात कर रहे हैं कि चुनाव किस ओर जा रहा है, तो देखिए तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में अब तक 26 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। 26 सीटों पर मुझे लगता है कि अभी आज की जो रिपोर्ट है, मुझे जानकारी है उसके अनुसार मुझे लगता है कि अभी जो फाइट है वो इंडिया बनाम एनडीए की जो फाइट कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ सीटों पर जिसमें अभी कल चुनाव हुए हैं, जिन 10 सीटों पर, उसमें अगर 4-5 सीटों को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि बाकी अगर 26 में से 19 सीटों की बात की जाए तो शायद मैक्सिमम पे बीजेपी शायद विन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन चूंकि उनके जिस तरीके से मतदाता उदासीन दिखाई दे रहा है, इस फेज में भी आपने थर्ड फेज में भी देखा कि जिस तरीके से वोटिंग होनी चाहिए थी उस तरीके से वोटिंग नहीं हो पाई। संभल जरूर एक तरीके से अचीव करने में वो गोल पहुंच चुका, लेकिन अगर आगरा की बात की जाए तो वहाँ वोट बहुत कम हुआ। तो मुझे लगता है कि देखिए जो बेसिक मुद्दे हैं आम आदमी के जो जिनसे आम आदमी जुड़ता है, उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब मुद्दों पर
अगर हम बात करें, चाहे वो किसी भी दल की बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे भाजपा की बात की जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, देखिए जब तक आप आम जन से जुड़े मुद्दों को देखिए, महंगाई जो जिस तरीके से आज की डेट में अगर कहा जाए, जिस तरीके से कुल मिलाकर के यह है कि आम आदमी और जन सरोकार की बातें हो मुझे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। होना जनता असमंजस में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अगर इस तरीके से ठीक है राघवेंद्र जी, भाई चौथे चरण में एक नया मुद्दा भी आ गया है। आरक्षण का मामला अभी चल ही रहा है, हालांकि वो तो सियासी मंच पे गूंज ही रहा है, जो आप लोग आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हो। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने अडानी अंबानी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। अभी तक राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा से लेकर के तमाम मंचों पर आपको कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राहुल गांधी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई ये नया जो एजेंडा आपने सेट किया है, ये चौथे चरण के आते आते, इसका क्या मायने है भाई? देखिए, राहुल गांधी को इस विषय का जवाब देना चाहिए। भाई क्या कारण है अडानी और अडानी का ये चर्चा करते करते बिल्कुल ही गायब हो गए हैं? इस विषय को अपने मंचों में बताना चाहिए। अडानी और अंबानी, हाँ, इन लोगों ने, जो व्यापारी है देश के, उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है कि कांग्रेस के जो प्रश्न था उससे ये लोग गायब हो। अब सैयद पित्रोदा का बयान मैं बात करना चाहता हूँ। किसको किसको रहो, इंडी गठबंधन में जितने यह सब 52 गज के हैं। मैं देहात का रहने वाला हूँ, गांव में कहा जाता था लंका में सब 52 गज के। ये इंडी गठबंधन है, सभी इसी प्रकार की यहाँ बात शायद खुद जी बोल रहे हैं। भाई अभी देखिए, अभी एक जिहाद का चर्चा आया था, वोटों का जिहाद। अरे भाई, और उसमें वोटों को जिहाद के बाद उन्होंने चर्चा की थी, कहा था जो वोटों के जिहाद में ना शामिल हो उसका खाना पानी बंद कर दिया जाए। ये क्या विषय है? सैम पित्रोदा जी कह रहे उत्तर भारत के लोगों का रंग गोरा होता है, पश्चिम में अरब का होता है, पूरब के लोग चाइनीज की तरह होते हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी की तरह होती है। भाई इस लोकसभा के चुनाव में इस सब की चर्चा करने की क्या हो सकता है? ये लोग निश्चित रूप से इस प्रकार का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं जिससे कि कांग्रेस के झोली में वोट जाए। अरे पाकिस्तान राघवेंद्र जी, जयराम रमेश जी का मैंने बयान चलाया था राघवेंद्र जी, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई वो उनका निजी राय हो सकता है, वो विदेशों में बैठ करके बयान दे रहे हैं। और जो सैम पित्रोदा से स्टेट्समैन के इंटरव्यू में पूछा गया था, पूरा बयान मैंने सुना, उनमें जो लाइन बाय लाइन मैंने नोट किया है कि देश की विविधता पर बात की और कहा कि भारत में अलग अलग संस्कृति, शक्ल, सूरत के लोग रहते हैं। जैसे पूर्व में लोग चीन की तरह दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में लोग गोरे जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकियों जैसे दिखते हैं। तो ये बयान था, ठीक है। हम लोगों, राघवेंद्र जी पहले सवाल ले लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा, मैं पूरा वक्त देता हूँ। हम लोग जब भूगोल पढ़ते थे तो उसमें हमें बताया जाता था कि भारत में 3 तरह की प्रजातियां होती हैं। साउथ में द्रविडियन, जिसको निग्रोइड कहते हैं, निग्रो प्रजाति की, हम जैसे लोग और आप जैसे लोग आर्यन कहलाते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट और उस ऊपर के रीजन के लोग हैं जिनकी आंखें बहुत छोटी और भाव मोटा होता है, उसको मंगोलॉइड कहते हैं। ये प्रजाति आसपास के क्षेत्र में भी एशिया में पाई जाती हैं। तो इसी का उन्होंने वर्णन किया और मंच पर तो ये बिल्कुल दूसरा ही रंग ले लिया। नहीं, देखिए वास्तविकता ये है, इस विषय की चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? हाँ। क्या देश की जनता को ये बातें नहीं पता है क्या? जिस प्रकार से ये लोगों ने राजनीतिक जिहाद की बात की थी, ठीक उसी तरीके से इसको रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये व्यक्तिगत बयान तो नहीं हो सकता है। सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रकोष्ठ के, तो इसको अगर हम इस प्रकार से करें व्यक्तिगत बयान, तो निश्चित रूप से देश की जनता को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। राहुल गांधी कहा करते हैं देश के जो नौजवान है मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, कमाल के लोग। शिवपाल यादव जी का भी परसों बयान आया था, राम मंदिर गलत तरीके से बनाया गया है, उसके आर्किटेक्चर पे से प्रश्न खड़ा कर रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस की मंचों से लगते हैं। देश के लिए अपने घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे की बात राहुल गांधी उठाते हैं, उदयनिधि स्टालिन कुछ और बोलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और बोलते हैं, सबका व्यक्तिगत बयान है। इन लोगों ने सनातन धर्म को अपमानित करने का ठेका ले रखा है और देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार से प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भली प्रकार से जानती है और देश की जनता को बेवकूफ न समझे। देश की जनता भली प्रकार से जानती है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज की तारीख में चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों राजनीतिक दल हाशिए पर खड़े हैं। इनकी विश्वसनीयता, लोकप्रियता बिल्कुल समाप्त हो गई है। ये लोग अपनी अपनी जो सीटें हैं, चाहे आजमगढ़, रायबरेली हो, चाहे अमेठी, रायबरेली और आजमगढ़ और रामपुर,
ये सब जो इनकी व्यक्तिगत सीटें थी, ये सब हारने के कगार पर खड़े हैं। इसलिए दंगल बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, आज की तारीख में राघवेंद्र जी जरा जवाब लेते हैं। डॉक्टर हिलाल साहब, भाई आप लोग हाशिए पे खड़े हो, इस तरह के मुद्दे क्यों उठा रहे हो? सैम पित्रोदा जी आखिर क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को मंच लूटने का मौका दे रही है? जी, यहाँ पर शाम का मतलब है शायद सतपाल मलिक से, जिनका ये कहना था कि पुलवामा पे जो आक्रमण हुआ था, वहां के पर जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको बचाया जा सकता था, लेकिन फिर भी उनको जानबूझ करके नहीं बचाया गया और इतने सैनिक जो है वो शहीद हो गए और उसके बाद में फिर भारत ने जो है वो आक्रमण किया था पाकिस्तान के ऊपर। ये शायद उसका मतलब है, सैम का मतलब जो सतपाल मलिक जी की बात है, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। या ये शायद उनकी बात कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात कर रहे हैं, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है वो लगातार ये बात कहते चले आ रहे हैं कि आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर भारत में कोई आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की आई है। अभी हाल में उन्होंने ये बयान भी दिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं। ये शायद इन दोनों से किसी तरह कंफ्यूज कर रहे हैं, या ये कंफ्यूज कर रहे हैं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, जिनके पतिदेव ने कहा, बहुत साफ साफ स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जो चुनावी चंदा है वो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ये शायद उनकी बात कर रहे हैं, या ये शायद उनके खुद की फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि मेरे पास उस तरह का पैसा नहीं है। आगे जो है इसका मतलब यही था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के अन्य कैंडिडेट्स के पास है कि मैं जो हूं वो इलेक्शन लड़ सकूं, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही हूं। जो बयान तो ये सारे आए हैं ना, और ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उनके द्वारा दिया गया है। अब आ जाते हैं सैम पित्रोदा की, जो ये बात कर रहे हैं जी। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उससे उनको बहुत गुस्सा आया। तो वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होने के नाते उनको अपने गुस्से को पूरा करना चाहिए और उनको देशवासियों को बताना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री को गुस्सा आता है तो वो किसी के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जो इस तरह का बयान दिया है, उन्होंने भारतीय जनमानसों का अगर दिल दुखाया है तो उनके खिलाफ गुस्सा नहीं करें, उस गुस्से को वो पूरी तरह से अंजाम दें। आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होने के नाते आपके पास बड़ी पावर है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास इनकम टैक्स है, उसके अलावा आप जो है विदेश मंत्रालय के जरिए जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सैम पित्रोदा साहब ने अगर कोई भी इस तरह का बयान दिया है जिससे कि भारत की सामाजिक जो यहाँ के ऊपर स्थिति है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी आती है, कांग्रेस पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी ने गलत बयान दिया है जिससे हमारे प्रधानमंत्री को गुस्सा आया है तो प्रधानमंत्री जी को तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। ठीक है, ये हमारा अपना स्टैंड है। राम प्रताप जी को भी अब आ जाते हैं अंबानी और अदानी जी की बात पर। लगता है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो शायद उम्र के उस दौर में आ गए हैं जहां पर उनको अपने जबान के ऊपर वो संयम नहीं रह गया है जो आज से 5 साल पहले हुआ करता था। क्या वक्ता हुआ करते थे, लोग सुनते थे, क्या वक्ता हुआ करते थे, लोग सुना करते थे। अब आज देखिए उन्होंने क्या कहा कि अंबानी और अदानी जो काला धन है बोरे भर भर करके कांग्रेस को भेज रहे हैं। अरे आपको मालूम है काला धन है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपने ईडी, आईटी, सीबीआई जिसका कि किसी को नहीं छोड़ा तो उनको क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हैं? आज ही उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो उन्होंने काला धन भेजा है उस काले धन को तुरंत जब्त किया जाए, जहां भेजा है वहां पर जब्त किया जाए और इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। संभवतः इस तरह की कार्रवाई हो भी रही है। इस इलेक्शन को लड़ने के लिए, इस इलेक्शन को लड़ने के लिए काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, भला बताइए इस पूरे के पूरे इलेक्शन को जो है वो प्रभावित करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए, वो जो है वो काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बैठे देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर कैसे हो गए हैं, देश की जनता को क्या बता रहे हैं आज कि हम जो है वो इतने कमजोर हो गए कि हमें मालूम है काला धन। ठीक है, इसका जवाब मैं राघवेंद्र जी से ले लूंगा। कोई कारण सर, डॉक्टर साहब पहले चरण में जरा आपके सहयोगियों को जोड़ लेता हूं, फिर इसको बात आगे बढ़ाऊंगा। भी तो बहुत सारे सवाल हैं। राम प्रताप जी, भाई ये जो चौथे चरण का मुद्दा आया है, क्योंकि आप भी कांग्रेस के पार्टनर हैं, इंडिया गठबंधन में मजबूती के साथ आप लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं,
यह अडानी अंबानी से लेकर के सैम पित्रोदा तक का जो मामला सामने देखने को मिल रहा है, भाई इससे जनता का कितना सरोकार है? जनता का सरोकार तो देखिए जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज गिर आवाज नहीं साफ आ रही है, आवाज सही है। फेज 2 फेज 3 में वोटिंग परसेंटेज जो है 5%, 7%, 10% तक कम हुआ, तो ये तो जनता का मूड स्ट्रेट फॉरवर्ड डिपिक्ट कर रहा है कि जनता डिसएंचेंटेड है। ये रेटरिक और बयानबाजी भी चल रही है और रियल इश्यूज से जो जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जनता कैन सी थ्रू इट। जनता समझ रही है कि ये अब बार बार वही इस तरह के वादे और गलत बातों की तरफ इलेक्शन को मोड़ना, ये जनता को क्लियर है। और मैं प्रवक्ता बीजेपी को आज आपके चैनल के थ्रू इस डिस्कशन के लिए आमंत्रित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में है, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी की ग्रोथ क्या रही पिछले 10 साल में और देश की जीडीपी की ग्रोथ क्या रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो जो है क्यों सब सहारन अफ्रीका से भी नीचे है उत्तर प्रदेश में। तो क्यों ये आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किए गए हैं अगले पिछले 10 साल में, जिसमें कि अमीर होते चले गए और 5% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंट्रोल 95% ऑफ द वेल्थ और 95% ऑफ द पीपल आर लेफ्ट विद द शेयर द बैलेंस 5%। इसका जवाब ये बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, इसका जवाब बीजेपी दे और जनता को बताए कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों गरीब होता जा रहा है और 80 करोड़ लोगों को क्यों आज बीजेपी सरकार को फूड पैकेट देने पड़ रहे हैं। देश की आधी आबादी को आप बिलो पॉवर्टी लाइन लाके आपने खड़ा कर दिया, तो इसका जवाब दें। ठीक है तकी साहब, भाई आपने देखा सैम पित्रोदा बयान देते हैं, जयराम रमेश कहते हैं कि वो उनका निजी राय है। बीजेपी को एक मंच मिल गया, पहले विरासत टैक्स का मामला सामने आया था, अब ये दूसरा जो है रंगभेद नस्ल भेद की बात होने लगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक का नाम लिया गया कि कांग्रेस आखिर आप लोग क्यों उनको हरवाना चाहते थे, जो विरोधी दलों के प्रत्याशी थे राष्ट्रपति चुनाव में। द्रौपदी मुर्मू को आप लोग हरवाना चाहते थे सिर्फ उनके रंग की वजह से। अब इस तरह के मुद्दे क्या सियासी मंच पर देखने को मिलेंगे जनता को? देखिए जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है, मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री के भाषण के ऊपर हंसी आ रही है और अफसोस भी होता है, क्योंकि जब इससे पहले चुनाव हुआ करते थे तो हम लोग मनमोहन सिंह जी को, अटल बिहारी वाजपेयी को सुनते थे, उससे हमारा ज्ञानवर्धन होता था, हमें समझ में आता था। लेकिन आज की डेट में जो प्रधानमंत्री के भाषण हैं बिल्कुल दिशा विहीन है। पिछले 10 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार रही, क्या उपलब्धि है बताने के लिए? नोटबंदी के फ़ायदे क्यों नहीं जनता को बताए जा रहे हैं? 370 लगने के बाद बीजेपी क्यों नहीं जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव लड़ रही है? क्यों नहीं ये बता रहे हैं कि हमने जो वैक्सीनेशन किया था उससे कितने लोगों की जान को फ़ायदा हुआ, क्या हुआ? जबकि उसी वैक्सीन बनाने कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लिया है और उसने डिक्लेरेशन दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के लोग उसको प्रोटेक्ट करने में, उसकी तरफ से वकालत करने में लगे हुए हैं। जब कंपनी खुद खड़ी नहीं है अपने प्रोडक्ट के साथ, बीजेपी के लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत परेशान होकर उस पर बयान दे रहे हैं। इतनी मौतें हो गई, उस मौतों का जिम्मेदार कौन है? बीजेपी नहीं बता पा रही है। रोज़गार और जो नौकरी देने की बात की, 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोज़गार थे, 20 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, वो नौकरियां कहाँ गई? अगर एक व्यक्ति 5 लोगों का परिवार पालता है एक नौकरी की वजह से, तो 100 लोगों का पेट पलना था, उन 100 लोगों का पेट नहीं पला, बल्कि 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इसकी बात नहीं की जा रही है। लगातार देश का रुपया नीचे क्यों गिरता जा रहा है? यही प्रधानमंत्री कहा करते थे कि अब देश का रुपया गिरता है तो देश का गौरव गिरता है, देश का सम्मान गिरता है, दिखाता है प्रधानमंत्री हमारा कितना कमज़ोर है। वो कहाँ है? जब महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है तो चूड़ियाँ भेजने की बात कही जाती थी प्रधानमंत्री को इससे पहले कांग्रेस के दौर में, वो चूड़ियाँ अब कहाँ हैं? कौन वो चूड़ियाँ पहन के बैठ गया अपने हाथों में? क्यों हमारे देश के निंदा मंत्री लगातार निंदा कर रहे हैं और चीन घुसता चला आ रहा है? उसने हमारे आसाम के क्षेत्र को अपना घोषित कर दिया। नेपाल जैसा देश, छोटा देश, वो कह रहा है भारत की ज़मीन हमारी है, उस पर दावे कर रहा है। वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं इस पर बात हो रही है? और देश लगातार ये पूछना चाहता है, समझना चाहता है कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में किया क्या है और कैसे एक आदमी और गरीब होता जा रहा है, 1-2 उद्योगपति अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। क्यों? अमीर और गरीबी के बीच में जो भाईवा जो एक गैप आया है बहुत बड़ा होता जा रहा है। इंश्योरेंस के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। पहले इंटरनेट सस्ता था, महंगा होता जा रहा है। पहले आपका बिल
मोबाइल फोन का 30 दिन में आता था, अब 28 दिन में आ रहा है। कैसे फार्मा कंपनियों से चंदा लेके घटिया क्वालिटी की दवाओं को मार्केट में लाया जा रहा है, लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें क्यों नहीं बोल पा रहे प्रधानमंत्री जी हमारे? वो तो बहुत अपने आप को समझदार समझते हैं और अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं। ये विश्व गुरु हैं राघवेंद्र जी। बिहार में कहीं जहाँ एग्जाम होता है बच्चों को इतने उत्तीर्ण मार्क्स पाने हैं, 100 में से 112 नंबर मिल रहे हैं, ऐसे भारत हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? ठीक है। यहाँ नकल हो रही है, जहां हमारी नीट का पहली बार ऐसा हुआ 70 सालों में, नीट परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। ठीक है, शर्म की बात है ये। आरोप बहुत सारे लगे। राघवेंद्र जी से पहले जवाब ले रहे हैं। राघवेंद्र जी, डॉक्टर हिलाल ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि जो बताया जा रहा है कि अडानी अंबानी का पैसा बोरियों में भरकर कांग्रेस तक जा रहा है, तो ईडी सीबीआई क्या कर रही है? उस पैसे को जब्त कर ले। दूसरा, उन्होंने मांग की कि सैम पित्रोदा अगर इतना ही सैम पित्रोदा के बयान से पीएम इतने ही आहत हैं तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई कर दें। और बाकी निश्चित रूप से बोले क्या और प्रश्न आपका क्या है? जी नहीं, देखिए अभी हमारे मित्र कह रहे हैं अडानी और जो व्यापारी लोग हैं उनका जो पैसा कांग्रेस के पास जा रहा है, निश्चित रूप से जानकारी, पूरी पुख्ता जानकारी मिलेगी तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर काला धन का उपयोग कांग्रेस पार्टी कर रही होगी, हम लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को जेलों को शिक्षे के पीछे भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी ही परसों देखे झारखंड में करोड़ों रुपए निकले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो ये प्रायः माना जाता था नेता जो है वो भ्रष्ट होगा ही। हम लोगों ने उसके 2014 के बाद से लेकर के परिभाषा बदल दी है। आज की तारीख में जो नेता भ्रष्ट होगा वो जेल जाएगा। अभी हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने किया क्या है। भाई अगर आपको आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या किया, तो उसका तो कोई परिणाम नहीं। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देश 11वीं अर्थव्यवस्था हुआ करती थी 2014 से पहले, हमने उसको ला करके 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। देश हम लोगों ने धारा 370 समाप्त की है। हम लोगों ने सीएए लागू किया है। आज की तारीख में 37 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पर डे बन रहा है। आप कल्पना करिए किसी समय 3 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पर डे बनता था, आज की तारीख में 37 किलोमीटर एक्सप्रेस पर डे बन रहा है। 75 एयरपोर्ट है आज की, किसी समय देश में हुआ करते थे, आज की तारीख में 150 एयरपोर्ट है। ठीक है राघवेंद्र जी, आवाज आ रही है? राघवेंद्र जी की तो बातें जो लोग करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय नहीं है। देश की जनता ऐसे ही वोट दिए दे रही है। एनडीए को 336 सीटें मिली थी हमको 2014 में। हम लोगों ने 300 की घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी 300 पार जाएगी। चंडीगढ़ के मेरे चुनाव में कैसे वोट गए थे देखा था हमने। तकी साहब अभी 350 से बाहर कहा था। आज की तारीख हम लोग कह रहे हैं 400 सीटें देश में हम लोग पाएंगे और 400 पे आगे ही हम लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोगों के पास सीटें जीतने का। एक राम प्रताप जी का भी सवाल था, उसका जवाब दीजिए। राम प्रताप जी जरा सवाल पूछ लीजिए, आपने जो आरोप लगाए थे। मुझे आपसे अनुरोध है, कम से कम मेरी बात तो पूरी हो जाना चाहिए। करिए लोगों ने कम से कम दोनों लेकर के आपको पूरा मौका देंगे। उसका जवाब तो नहीं, कहीं आप मौका नहीं देते हैं। नहीं आप बोले, चलिए आप अपनी बात बोल लीजिए। करते हैं नहीं क्या बात है? नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। प्रश्न पूछ रहे हैं तो अपने जवाब देने का मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। कर रहे बाद प्रश्न नहीं पूछ सकते क्या आप? नहीं आप बोलिए तो कह रहे नहीं, मैं जब बता रहा हूँ अपनी उपलब्धियां बता रहा हूँ, ये सब पूरा देश जानता है। दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस के आंखों में पट्टी बंधी हुई है। किसी समय बात 5 शहरों में मेट्रो हुआ करती थी, आज की तारीख में 20 शहरों में मेट्रो है, इसमें 6 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। काम तो कोई हुआ नहीं है। 338 मेडिकल कॉलेज देश में हुआ करते थे, आज की तारीख में 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज देश में है। 7 एम्स हुआ करते थे, आज 22 एम्स देश में चल रहे हैं। 450 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज की तारीख में देश में 1100 विश्वविद्यालय। 95,000 किलोमीटर हाईवे हुआ करता था, आज की तारीख में हम लोगों ने 1.5 लाख किलोमीटर एक्स्ट्रा हाईवे बनवाया है। ये सब आंकड़े रोज आते हैं। एक गंभीर आरोप आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आपके ऊपर लगाया, उसका जवाब क्या लगाया बताइए। पहले सुन लीजिए, राम प्रताप जी से अपना सवाल कर ले। मेरा बीजेपी प्रवक्ता के लिए बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है। आवाज नहीं आ रही। 10 साल में के कार्यकाल में देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम अफ्रीका के सबसे गरीब देशों के बराबर क्यों हो गई है, नंबर 1। और नंबर 2, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि 80 करोड़ लोगों को आज
फूड पैकेट भारत सरकार को देना पड़ रहा है कि वो अपना खाना भी नसीब नहीं। राघवेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही है? राघवेंद्र जी, हाँ, मैं सवाल पहुंचा दे रहा हूं। राम प्रताप जी का दरअसल ये कहना है कि प्रति व्यक्ति आय का उन्होंने जिक्र किया है और ये बताया कि अफ्रीका के जो सबसे गरीब देश हैं उसके इर्द गिर्द हमारा प्रति व्यक्ति आय क्यों पहुंच गया है। और दूसरा सवाल इन्होंने ये पूछा कि अगर देश इतना ही तरक्की कर रहा है तो 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हाँ, दोनों बातें बता रहा हूँ। देखिए, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी उनको खाद्यान्न इसलिए उपलब्ध कराया जा रहा है कि पुनः कहीं उनको नुकसान ना हो जाए, वो लोग फिर नीचे ना आ जाए। इसलिए हम लोग उनको बड़े पैमाने पर आवास उपलब्ध करा रहे हैं, बड़े पैमाने पर मुफ्त बिजली कनेक्शन दे रहे हैं, गैस कनेक्शन दे रहे हैं, पानी का कनेक्शन दे रहे हैं, 5 लाख तक का बीमा दे रहे हैं, मुफ्त राशन भी दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उन लोगों को हर चीज दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग 25 करोड़ लोगों को राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। क्या अपराध है? क्या कोई है? और दूसरी बात क्या थी? नहीं, दूसरी बात क्या पूछा था इन्होंने? हाँ, कि प्रति व्यक्ति आय जो है अफ्रीका के गरीब देशों से भी कम क्यों है। इनके जरा देखे जाके 2014 में प्रति व्यक्ति 8,400 रुपए थी, आज की तारीख में 17,000 प्रति व्यक्ति आए हैं। जरा देखा करिए, उसके बाद प्रश्न पूछा करिए। अफ्रीका के जंगल दुनिया भर एक बातें कर रहे हैं, समझे? 17,000 से ज्यादा प्रति व्यक्ति आए आज की तारीख में, 2014 में 8,400 रुपए थी। जो है हमारी वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं कि प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान की सब सहारन अफ्रीका मीन अफ्रीका के सबसे गरीब देशों के बराबर है। अब ये तो जाहिर है, आपके और मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि देश के 2% लोग जो हैं वो जो कि जीडीपी को चला रहे हैं। देखिए, जीडीपी एक फिगर है जो पूरे देश की इनकम को कैलकुलेट करता है, लेकिन वो सिर्फ देश के 2% लोगों के बीच में सीमित होकर रह गया है। तो 98% लोग जो हैं अफ्रीका से भी गरीब जिंदगी जी रहे हैं और 2% लोग जो हैं अमेरिका से भी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, चलिए, ये जो इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, इसके राम प्रताप जी, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोरोना इफेक्ट से अभी पूरी दुनिया जूझ रही है, उसमें आर्थिक मंदी हर जगह देखने को मिल रहा है। तकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप पूछ लीजिए, फिर राघवन जी के पास चल लेंगे। हाँ, कहना चाह रहा हूँ, जो भी आंकड़े भारतीय जनता पार्टी बता रही है वो कहाँ छपे हैं और क्या अपने मनगढ़ंत आंकड़े बता रही है, सारे आंकड़े गलत बता रही है। इतने लगातार आवाज नहीं आ रही भाई, लोग इतने लगातार। राघवन जी की आवाज ठीक की जाए भाई। नौजवान नहीं, किसी की आवाज नहीं आ रही, आपको छोड़कर। ठीक है, अभी मैं ठीक करा रहा हूँ। हाँ, खबरें आनी बेवकूफ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो आत्महत्या कर रहा है, उसकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े, जो भी मौसम सुहाना है भारतीय जनता पार्टी के ही किताबों में दिख रहा है, उन्हीं की चश्मे दिख रहा है, और लोगों को नहीं दिख रहा है कि हम लोगों के जो आंखों में रोशनी रही। क्या हम भी देखना चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो, आगे बढ़े, लोग तरक्की करें, लोगों को नौकरियां मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आजकल युवा बहुत परेशान है, वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा, उसको कहीं अपने माता पिता का सही से इलाज नहीं करा पा रहा है, माता पिता के सामने उनके सपने पूरे नहीं कर पा रहा, हताशा से भरा जा रहा है। क्योंकि उसे आज डेट में, आज युवा जोमेटो में काम कर रहा है, ऐसी कंपनी में काम कर रहा है, स्विगी में खाना बांट रहा है, रैपिडो में बाइक से कंपनी, ये रोजगार करें, ठेले लगाने में रोजगार करते हैं। और बीजेपी के लोगों ने तो भीख मांगने तक पर रोजगार कर दिया, पकौड़ा तलने तक पर रोजगार दे दिया। ठीक है। तो इस तरह, और उन्हें जो ये रोजगार आंकड़ा बताते हैं उसके अंदर उसका भी आंकड़ा सबमिट कर देते हैं। जो लोग ऑटो खरीदते हैं, जो रिक्शा खरीदते हैं, अपने पैसे खरीदते हैं, उसको कहते हैं हमने उसको रोजगार दे दिया। ठीक है। और जैसे गरीबी रेखा की बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद गरीबी रेखा के आंकड़ों में छेड़छाड़ कर दिया है, उसमें कम कर दिया। पहले गरीबी रेखा का आंकड़ा, अरे नहीं भाई, वो तो डाटा होता है, उसमें छेड़छाड़ कैसे कर लेंगे? आयोग ने जो है, डॉक्टर साहब, नीति आयोग ने पहले गरीबी रेखा के नीचे का डाटा इनकम, ठीक है, जो है डॉक्टर साहब, राघवेंद्र जी का आरोप है भाई 2014 यानी उसके पहले का वक्त प्रति व्यक्ति आय क्या था, और अब मौजूदा सरकार में ये 17,000 के करीब पहुंच चुका है। तो भाई आप लोगों को पहले अपने चेहरे आईने में देखने चाहिए, फिर दूसरों पर सवाल खड़े करने चाहिए। और दूसरा सवाल आपसे मेरा काफ़ी अहम है कि जब ओवरसीज अध्यक्ष हैं आपके सैम पित्रोदा, उनके बयान में कोई इस तरह का दुराव नहीं है, तो जयराम रमेश जी ये क्यों कह रहे हैं कि वो उनका निजी बयान हो सकता है? भाई उस बयान को तो बीजेपी जोड़ के देखेगी ना। जी देखिए, पहली बात ये है कि ये जानकारी हमको अभी मिली है कि वो किसी भी तरह के कांग्रेस के किसी भी विंग के अध्यक्ष हैं। हमारी जानकारी में वो किसी के अध्यक्ष नहीं है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, हम साफ साफ बात कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा वही हम कह रहे हैं कि उन्होंने बयान दिया, वो अध्यक्ष हो या ना हो, हमने तो उसकी कोई बात ही नहीं। जी जी। उन्होंने अगर कोई भी ऐसा बयान दिया है जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी को गुस्सा आया है, तो प्रधानमंत्री जी अपने उस गुस्से को कार्यान्वित करें और उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन है वो ले।
कांग्रेस पार्टी उसके अंदर कुछ नहीं बोलती है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की किसी भी बयान से अपने को संबद्ध नहीं करती है। तो इससे ज्यादा साफ और हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मुद्दा तो मिल गया ना विपक्षी दलों को। नहीं, मुद्दे की तो बात यह है कि साहब अभी सतपाल मलिक साहब की हमने बात की है, एक डिबेट उस पर कराई है तो मुद्दा हमको मिल जाएगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि मेरे पास उस तरह का पैसा नहीं है। कहा ना फाइनेंस मिनिस्टर ने कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। मुद्दा तो वो भी बहुत बड़ा है, किस तरह का पैसा नहीं है। जैसा भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के पास है, वो किस तरह के पैसे की बात कर रही है। मुद्दा तो देखिए वो भी कोई छोटा मुद्दा तो नहीं है, और दोनों भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। आज की भी तारीख में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पतिदेव भारतीय जनता पार्टी के आज भी सदस्य हैं, वो प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ है वो हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने जो ये चुनावी चंदा लिया है, जो चंदे के नाम पे धंधा किया है, जिस तरह से चंदा लेकर के लोगों क्या सीबीआई और सबकी रेड करा करके और ईडी की रेड करा करके उनसे पैसे की वसूली की गई है, जिस तरह से चंदा दो और धंधा लो का काम किया गया है। तो उन्होंने कहा ना कि सबसे बड़ा वो भ्रष्टाचार है। डॉक्टर साहब, चंदा तो आप लोगों ने भी लिया भाई, सारे सियासी दलों को मिला है, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इनको भी मिला है। ये तो अलग बात होती है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको कुछ ज्यादा मिलता है, ये तो पहले भी होता रहा है। जी 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 जी। लेकिन जहां पर स्पष्ट दिख रहा है कि आज ईडी की रेड हुई, कल पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास गया और परसों उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, खत्म हो गई उसके खिलाफ कार्रवाई। जिस किसी को भी आज देखिए, आज की सच्चाई क्या है, पूरे देश में जितने भी आरोपित बलात्कारी हैं और जितने भी आरोपित भारतीय जनता पार्टी ने जिनको आरोपित किया है भ्रष्टाचारी हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी या उसके साथ के दलों में मौजूद हैं। प्रज्वल की बात देख ही लीजिए आप, प्रधानमंत्री जी ने उनको तो खड़े होकर के उनके लिए वोट मांगा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई मुंह नहीं बनता है कि वो किसी के ऊपर कोई सवाल करे या किसी से कोई सवाल पूछे। अब आपने एक और सवाल हमसे पूछा था कि प्रति व्यक्ति आय की बात। जी, प्रति व्यक्ति आय देखिए एक छोटी से हम भी बता देते हैं, जो कि हमारी नहीं दी हुई है। इसको जो है वो सीधा सीधा जो नीति आयोग है उसने दिया है। भारत में किसान की प्रतिदिन की आय 27 रुपए है जी। नीति आयोग ने कहा है, हमने नहीं कहा है। और दूसरी तरफ अदानी जी की प्रतिदिन की आय जो है वो 1600 करोड़ है। अब आप इसका अगर प्रति व्यक्ति आय निकाल लीजिएगा तो कितने निकल करके आएगी। यही तो कांग्रेस का सीधा सीधा इसके ऊपर इनके पर इल्जाम है। अमीर इतना अमीर हो गया कि उसके प्रतिदिन की आय 1600 करोड़, और हमारा किसान इतना गरीब हो गया जो कि पूरे देश में 60% से ज्यादा लोग रहते हैं, मात्र 27 रुपए प्रतिदिन। ठीक है, किसानों की बात तो हो गई। प्रति व्यक्ति आय जो 2014 के पहले जो राघवेंद्र जी ने दावा किया कि करीब 8,400 रुपए थे, वो 17,000 के आसपास आ गया है, करीब दुगना हो गया है। आज की तारीख में 9,000 कुछ है। आप जो है गूगल कीजिए और देख लीजिए प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत की। नहीं, मैं देख रहा था 17,000 के करीब बताया जा रहा था, कई जगह मैंने स्टडी किया उसको। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं, ये जरूर कर सकते हैं कि जो कर्ज बढ़ा है 2014 से लेकर के अब तक में, वो वाकई माने चौंकाने वाला आंकड़ा है। वो तो खैर आपके पास भी वो आंकड़ा होगा। 205 लाख करोड़ का 2 ट्रिलियन का कर्जा है भारत सरकार के ऊपर। और यह भी चौंकाने वाली बात है कि एक ही देश में कुछ लोग 1600 करोड़ रुपया प्रतिदिन कमा रहे हैं और हमारा किसान मात्र 27 रुपए। राघवेंद्र जी जवाब दे दीजिए, आवाज आ रही है? अगर आप इसका प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगी? जानकारी पूरी दे दी है। अब देखिए, खुदा का खास्ता बहुत से आंकड़े मेरे पास नहीं होते, मैं कोई व्यक्ति ही हूँ। अगर समय मुझे दिया जाए, मैं गूगल पर सर्च करके बताता हूँ, निश्चित रूप से किसानों की प्रति व्यक्ति आय में दुगने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई होगी, मैं निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ। अब उसमें अगर मैं समय दीजिए, मैं गूगल पर सर्च करके बता दूंगा। अब ये जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, भाई ये लोग बहुत भले थे, इनकी सरकारें बहुत अच्छा काम करती थी, इनके नेता बहुत अच्छे थे, इनके नेता बहुत अच्छे थी, तो आज की तारीख में ये लोग हंसिए पर क्यों हैं? इनकी सरकारें देश से गई क्यों है? वास्तविकता ये है, इनके समय में न देश सुरक्षित था
न कोई आर्थिक स्थिति थी। हम लोगों ने बड़े बड़े विकास के काम किए, बड़े बड़े सुशासन के काम किए, पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा है। हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किए, सर्जिकल स्ट्राइक किए। आज की तारीख में देश चारों तरफ से चुस्त दुरुस्त है। याद करिए जब हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो पार्कों में लिखा रखता था यहाँ मत बैठिए, यहाँ बम हो सकता है। बसों में लिखा प्लेट लगी होती थी कि आप जहां बैठे वहां नीचे देख करके बैठिए, बम हो सकता है। वो देश से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय से देश को निकालकर आज के यहाँ तक लाए हैं। मुझे ये प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता हमको भर भर के प्यार दे रही है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे लोकप्रिय पार्टी है। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों की बात है, मैं नाव के पास गया था, मैंने पूछा कितने बाल है, नाव ने कहा थोड़े दिन रुकिए, अभी आपके सामने आ रहे, थोड़ी देर रुकिए। वही बात है, ये लोग जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस तरह से अपने गाना गा रहे हैं, बस थोड़े दिन की बात हो रहा है, 1 महीना भी अब नहीं रहा है, उसके बाद ये लोग ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर पे तेल। ठीक है, 4 जून को हम लोग भी इंतजार करेंगे। वाकई तकी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, लेटेस्ट आर्टिकल जो पब्लिश हुआ डेक्कन हेराल्ड में, इसमें जो 4 नवंबर 2022 में है, उसमें कहा गया है कि एक बहुत अच्छा टर्म है मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। एक आदमी एक महीने में कितना पैसा खर्च। राघवेंद्र जी की आवाज ठीक कर दीजिए भाई, उसको आवाज पहुंचेगा तब जवाब देंगे। किसी की नहीं आ रही, मैं बार-बार 2011-12 में भारत में एक व्यक्ति 1501 रुपए खर्चा करता था, उसका पर मंथली एक्सपेंडिचर था, जो आने वाले समय में कम होके 1446 रुपए हो गया, जो उसमें 60-65 रुपए की कमी आई है, जबकि महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ी है। उसके बावजूद उसमें और कभी मतलब ये कमी जो दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल वैल्यू ज्यादा होगी महंगाई के अनुसार देखा जाए तो लगातार जो गरीब जो है और गरीब हुआ है। और जो वर्ल्ड बैंक कहता है वो $2.15 जो व्यक्ति पर डे कमाता है उसको कहता है गरीबी की रेखा से ऊपर है। लेकिन हमारे देश में अगर आप जाइए जहाँ पे मजदूर खड़े होते हैं, वहाँ कई बार मैं भी गया हूँ, तो मजदूर जो है 350 रुपए 400 रुपए दिहाड़ी पर डे नहीं कमा। ताकि साहब मोदी सरकारों को लेकर वर्ल्ड बैंक ने कुछ तारीफें भी की हैं, कभी कभी उसका भी जिक्र कर लिया करो। एक समझने की भी कोशिश करिए कि जैसे इन्होंने कहा सड़कें हमारे बहुत तेजी से बन रही हैं, सड़कें तेजी से बन रही, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही, सड़कें तेजी से बनेंगी। टेक्नोलॉजिकल अपडेट अभी में मोबाइल फोन स्मार्टफोन हो गया, इसमें 5G कनेक्शन है। नहीं, एक्सप्रेसवे की जाल तो बिछी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए वो तो टेक्नोलॉजिकल अपडेट हो रहा है सबसे ज्यादा। गोल्डन ट्रायंगल से जो अटल बिहारी वाजपेयी ने शेरशाह सूरी के बाद एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था, उसके बाद निश्चित तौर से सरकार में बनी है। बनने से जो सड़कें बनी है उस पर टोल टैक्स इतना ज्यादा है, उस पे एक गरीब आदमी किसान का साइकिल लेके चलना बड़ा मुश्किल है। वो सड़कें जो बनी है वो अमीर उद्योगपतियों में बड़े बड़े हैवी उनको फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा है, उससे गरीब उसमें तो कई बेचारों के ढाबे जो सड़कों पे खड़े बनते थे वो ढाबे बंद हो गए। ठीक है तकी साहब, वक्त कम है, जरा हिलाल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। हिलाल साहब बहुत संक्षेप में जल्दी। आपने भी कहा कि जो कुछ भारत ने अच्छा किया उसके बारे में भी बोल दे, तो हम लोग खुद यही इंतजार कर रहे हैं कि भाई भारत ने कुछ तो अच्छा किया होगा। प्रधानमंत्री जी किसकी बात करते हैं, कभी मछली की बात करते हैं, कभी जो है वो मुस्लिम लीग की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी भैंस की बात करते हैं, कभी तो आप लोग भी तो कह रहे हैं कि 400 पार मने संविधान में बदलाव, आप लोग भी सियासी मंच से सगुफा छोड़ रहे हो, तो जवाब भी मिल रहा है। नहीं तो उसके ऊपर बोले ना ये बहुत संक्षेप में कहें कि हमको 400 पार जो है वो इस वजह से चाहिए क्योंकि आपके यहाँ के लोगों ने कहा है, हमने नहीं कहा है। आपके यहाँ जो क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हेगड़े साहब हो चाहे, उन्होंने जो कहा है, उन सब ने खुद ने कहा है कि हम जो है संविधान बदल देंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने अपने दिल से कह दिया हो। वक्त कम है संदीप जी, बस एक सेकंड जी हिलाल साहब जल्दी, घड़ी आगे बढ़ रहा है और इशारा हमको बार बार हो रहा है। जी, जहां तक कि कांग्रेस का सवाल है, हमने अपने मैनिफेस्टो में 5 न्याय की बात की है, जिसके अंदर हमने गरीबों के रोजगार की बात की है, जिसमें हमने किसानों को दुगनी आय करने की बात की है, जिसके अंदर हमने उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की है, जिसमें गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल की बात की है, जो बेरोजगार ग्रेजुएट है उनको 1 लाख रुपया साल की बात की है। आपके मैनिफेस्टो में क्या है? आपके मैनिफेस्टो में बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बहुत अच्छे लगते हैं, उनके एल्बम आते हैं। ठीक है संदीप जी, कंक्लूडिंग 30 सेकंड में आपका, आपने सबकी बातें सुनी, क्या लगता है हर चरण में मुद्दे यूं ही बदलते रहेंगे?
हाँ, मुझे देखिए एकदम साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए जो सबसे बड़ी बात है इस पूरी डिबेट में, अगर आप साथ साथ उसको कहा कंक्लूजन की बात आपने कही है, तो देखिए जनता को कन्विंस कौन कर पाता है इन 3 चरणों के बाद जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसमें स्थिति ये साफ है कि जनता अभी भी उदासीन है। चौथे चरण में ये हम जरूर ये इसकी संभावना हम व्यक्त करते हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। देखिए जब तक बिल्कुल प्राइम टीवी भी अपने मतदाताओं से ये हर बार अपील करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, क्योंकि वक्त यहीं तक हमें इजाज़त देता है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा का दौर यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि सियासी मंच है और जाहिर सी बात है सियासी मंच से लगातार मुद्दे बदल रहे हैं। इन मुद्दों में कभी सैम अंकल चले आते हैं, तो कभी अडानी अंबानी का जिन सामने आ गया है। राम रहीम से लेकर के मंगलसूत्र तक मामला चला, लेकिन जन सरोकार किस ओर रहेगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होता है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। और हमें लगता है कि कम मतदान को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके पीछे भी मुद्दों का यही भटकाव जिम्मेवार है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।